आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक जो मानव भूगोल है। उसका पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं भूगोल क्या है। तो जियोग्राफी, जो भूगोल का अंग्रेजी शब्द है जियोग्राफी, उसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफी यानी कि वर्णन, तो पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना ज्योग्राफी का अर्थ होता है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है सो इरेटास्थनीज ने किया था और भूगोल का पिता जो है सो हिकेटियस को कहा जाता है। अगला टॉपिक है भूगोल को दो शाखाओं में बांटा जाता है। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। तो अभी हम पहला देखते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है सब भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है, तो यह मानव भूगोल कहलाता है। आगे है भूगोल की इस शाखा जो मानव भूगोल है उसका अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के प्रकाशन के समय किया गया था। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी थी। मानव भूगोल के जन्मदाता जो है सो फ्रेडरिक रेटजेल, जो जर्मन भूगोलवेत्ता है, उसे माना जाता है। अब देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। बहुत सारे परिभाषाएं मानव भूगोल की दी गई हैं। तो पहला रेटजेल द्वारा दिया गया है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। यह मानव भूगोल की परिभाषा रेटजेल ने दिया था। मानव भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक। और रेटजेल का एक पुस्तक था एंथ्रोपोजियोग्राफी। यह क्वेश्चन में अधिक बार पूछा जाता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो रेटजेल ने। दूसरा परिभाषा मानव भूगोल का दिए हैं एलन चर्चिल सैंपल। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। एलन चर्चिल सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा देते समय इस बात को कहे थे, और रेटजेल की एक अमेरिकी शिष्य थी यह एलन चर्चिल सैंपल। तीसरा परिभाषा पॉल विडाल डिला ब्लास द्वारा दिया गया, और इन्होंने कहे थे कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना कहे थे। अब दूसरा शाखा भूगोल का भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल जो है सो भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं का विवेचना करती है। अगला टॉपिक है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल प्रकृति में अंतर होता है, अनुशासनात्मक है और सामाजिक विज्ञानों में अन्य विषयों के साथ विशाल संबंध विकसित करता है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र पृथ्वी की सतह पर मानव जीवन के सभी तत्वों के हर पहलू की व्याख्या करते हैं। अगला टॉपिक है मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। तो इसमें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल को रखा जाता है। तो अब मानव भूगोल का पहला क्षेत्र देखते हैं सामाजिक भूगोल। तो यह स्थान की सामाजिक परिघटनाओं का विश्लेषण करता है और निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन सामाजिक भूगोल के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं।
सामाजिक भूगोल के अंतर्गत भी कुछ क्षेत्र है, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, तो यह मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करता है। दूसरा है ऐतिहासिक भूगोल, तो यह भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और सांस्कृतिक भूगोल में यह मानवीय संस्कृति की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करता है। दूसरा भूगोल का शाखा है नगरीय भूगोल, तो यह मानव भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत शहरों एवं नगरों का अध्ययन, उनकी उत्पत्ति, स्थिति, कार्यात्मक प्रतिरूप, विकास आदि को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। तीसरा मानव भूगोल का शाखा है राजनीतिक भूगोल, तो यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव व रूपांतरण की व्याख्या करना है। चौथा है जनसंख्या भूगोल, तो यह जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, मर्त्यता, प्रवास आदि का अध्ययन करता है। पांचवा मानव भूगोल का शाखा है अधिवास भूगोल, तो यह ग्रामीण नगरीय अधिवास के आकार, वितरण, प्रकार, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित अन्य आधारों का अध्ययन करता है। इसमें नगरीय भूगोल पहला आता है और दूसरा ग्रामीण भूगोल। तो ग्रामीण भूगोल जिसमें ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया जाता है ग्रामीण भूगोल कहलाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि उपयोग का भी अध्ययन किया जाता है ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत। नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरों की स्थिति, उनका विकास तथा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। छठा मानव भूगोल का शाखा है आर्थिक भूगोल, तो यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति का व वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक व परिवहन भूगोल। तो अगला टॉपिक है मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। तो इसमें जो आते हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और लिंग भूगोल। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र और उपक्षेत्र दोनों अलग हैं। अगला टॉपिक है भौगोलिक विचारधारा। तो भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंध के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधारा कहा जाता है। मुख्यतः 3 भौगोलिक विचारधारा दिए गए हैं। पहला नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा, दूसरा संभववाद विचारधारा और तीसरा नवनिश्चयवाद विचारधारा। तब आगे हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहला भूगोल का विचारधारा है नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। तो इसमें कहा गया था कि प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इस समय प्रौद्योगिकी का निम्न था और मानव विकास भी बहुत कम हुआ था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। संसाधनों के लिए मानव सदा प्रकृति पर निर्भर रहता था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया था। इसमें रेटजेल ने अपनी पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी में कहा था कि प्रकृति को प्रधान माने थे और मानव को प्रकृति का अनुगामी बतलाए थे। इस विचारधारा की समर्थन करते हुए रेटजेल की शिष्या जो थी एलेन चर्चिल सैंपल, उसने बताया था कि मानव भूतल की उपज और प्रकृति का सर्वस्व है। यानी कि मानव भूतल की उपज है और प्रकृति ही सर्वस्व है, सबसे श्रेष्ठ है। इस विचारधारा के जो समर्थक थे उसमें थे रेटजेल, रिटर और हम्बोल्ट। हैकल ये सब जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे और रोम के थे स्ट्रैबो, इमैनुअल कांट। और अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे एल्सवर्थ, हेस्टिंगटन। इन्होंने इस विचारधारा को मानव का प्रकृतिकरण कहा गया था। दूसरा भूगोल का विचारधारा था संभववाद विचारधारा। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता लुसियन फेब्रे ने किया था तथा इसकी व्याख्या अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक भूमिका में किए थे। इन्होंने संभववाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि
कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान हैं और मनुष्य इनके स्वामी के रूप में उनके प्रयोगों का निर्णायक है। संभाववाद विचारधारा का प्रतिपादन जो है सो फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास ने किए थे। इसकी व्याख्या करते हुए मनुष्यों को प्रधान माना गया और प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है कहा गया। इसमें मनुष्य के विवेक, कौशल और तथा क्रियाकलापों को अधिक महत्वपूर्ण समझा गया। इस विचारधारा में ब्लास ने कहे थे कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता है। इस विचारधारा के जो संभाववाद विचारधारा इसके समर्थक थे फ्रांस के ब्रूस और डिमांजिया और अमेरिका के कार्ल सावल, इसाबोमेन। संभाववाद में कुछ परिवर्तन हुए थे। पहला था समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट, अब वह प्रकृति से नहीं डरते थे। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगे थे। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगे थे। अब मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल करना भी सीख गए थे। फिर मनुष्यों ने प्रौद्योगिकी का विकास भी किया था, जैसे कि गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाने लगे, तो यह प्रकृति का मानवीकरण हो गया। इसलिए इस संभाववाद विचारधारा को प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। तीसरा विचारधारा है नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा। इसमें अमेरिकी भूगोलवेत्ता जो ग्रिफिथ टेलर एक संशोधित भौगोलिक विचारधारा का प्रतिपादन किए थे, जिसे नवनिश्चयवाद कहा गया। इन्होंने ट्रैफिक लाइट का उदाहरण देकर इस विचारधारा को समझाते हुए कहा कि मानव प्रकृति रूपी ट्रैफिक लाइट का सहारा लेकर अपनी सूझबूझ से गतिविधियों को क्रियान्वयन करता है। इस विचारधारा के समर्थक जो से सो कार्ल सावर थे, हर्बर्टसन थे और हंटिंगटन थे। इस विचारधारा में कुछ मान्यताएं ली गई थी। उसमें नई संकल्पना के तो नितांत यानी कि पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह स्वतंत्र है यानी कि संभाववाद। इस विचारधारा में कहा गया कि मानव जो है सो ना तो पूरे पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही संभाववाद है, दोनों के बीच का रास्ता है। मानव केवल प्रकृति नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तीसरा मान्यता दिया गया कि यह दो विचारी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभाववाद के बीच का रास्ता बनाती है। अगला टॉपिक है नियतिवाद और संभाववाद में अंतर। तो नियतिवाद और संभाववाद देखते हैं। तो नियतिवाद में पहला यह विचारधारा जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रकाश में लाया गया और संभाववाद में यह विचारधारा फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिया गया। फिर नियतिवाद का दूसरा पॉइंट है नियतिवाद के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं और संभाववाद के प्रतिपादक विडाल डी ला ब्लास हैं। तीसरा पॉइंट है नियतिवाद प्रकृति प्रेमी थे, इन्होंने प्रकृति को प्रधान माना और संभाववाद में मानव को प्रधान मानते हुए प्रकृति को मानव का अनुगामी बताया गया। इस तरह चैप्टर समाप्त हो गया।